दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं साहित्यकार संजीव जायसवाल संजय जी। नमस्कार। जिन्होंने करीब करीब 146 भाषाओं में जिनकी रचनाएं लोग पढ़ते हैं देश और विदेश में। आपका जो कैरियर है वो किस तरीके से शुरू हुआ, बड़ा रोचक है। और कहते हैं ना कि हमारी एक आध रचनाएं जब एक्सेप्ट नहीं होती हैं तो हमें लगता है कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है, हमारे लिए लेखन क्षेत्र बना है कि नहीं बना है। लेकिन जब आप बड़े लेखकों को पढ़ते हैं तो लगता है कि उनकी कई कई रचनाएं रिजेक्ट होने के बाद जब एक्सेप्ट हुई और वहाँ से वो कैसे उनका सफ़र बढ़ा। तो संजीव जी भी उसी श्रेणी के एक साहित्यकार हैं। आपने 42 साल हो गए आपको लिखते हुए। जी, ज़्यादा हो गया है। हाँ, पहली रचना प्रकाशित 81 में हुई। जी। और 1100-1200 के आसपास आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। बिल्कुल। ये एक बड़े साहित्यकार हैं, हम लोगों के मित्र हैं। आज हम आपके जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से रचनाकार और उनका संसार होता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसा हम लोग बातचीत में पहले ही कह रहे थे कि जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, थोड़ा बताइए। पत्र लिखते हैं लेकिन जब हम आमतौर पे बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि युवा लोग प्रेम पत्र ज़्यादा लिखते थे, तो पत्र लिखते थे, कैसे शुरुआत हुई वहाँ से? दरअसल ये कह पाना तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई ट्रिगर था जिसको दबा गया और लिखना शुरू हो गया। छोटी छोटी कई घटनाएं हैं जो एक्युमुलेट होती रहती हैं, फिर एक दिन सरिता का रूप ले लेती हैं। दरअसल मैं पत्र बहुत अच्छे लिखता था। अब तो खैर पत्र लेखन का ज़माना ख़त्म हो गया। 5 पेज 7 पेज की चिट्ठी लिखना मामूली बात थी। तो हमारी एक मौसेरी बहन थी रांची में, उनसे बड़ा प्यार था, तो मैं उनको चिट्ठियां लिखता था 6 से 7 पेज की। तो उन्होंने एक बार मेरे 2-3 पत्र अपनी सहेलियों को दिखाए, तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छे लेटर लिखता है, भाषा बहुत अच्छी है, अगर ये कहानी लिखे तो लिख सकता है, इसे सफलता मिलेगी। तो दीदी ने ये बात मुझको बताई, तो वहाँ से कुछ हमको प्रेरणा मिली कि कोशिश करनी चाहिए। और एक घटना और है, मैं कई इंटरव्यू में जिक्र कर चुका हूँ। मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ एक शायर हैं काफ़ी बुजुर्ग, कदीर लखीमपुरी साहब। अच्छा। तो वो एक कदीर लाइब्रेरी चलाते थे। तो बचपन की बात है हमारे, मैं सदस्य बनने गया वहाँ पे। तो उस ज़माने में वो शायद 3 रुपये महीना लेते थे और 2 उपन्यास रोज आप ले जा सकते थे। तो जब मुझे सदस्य बनाने लगे तो मेरा नाम लिखा, फिर पिताजी का नाम पूछा, तो उन्होंने बताया श्री कृष्ण बिहारी लाल जायसवाल। तो उन्होंने कहा कृष्ण बिहारी नूर को जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत बड़े शायर हैं और तुम्हारे पिताजी का नाम और उनका नाम एक है, तो मैं तुमको डिस्काउंट देता हूँ, 3 रुपये के बजाय तुम 1 रुपया महीना सदस्यता शुल्क दिया करो। तो वो चीज़ जो थी उसने मेरे जहन को काफ़ी प्रभावित किया। मुझे लगा कि साहित्यकार मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, समाज में इज्जत है, लोग उसके नाम पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो वहीं से रुचि जागृत हुई कि मुझको भी साहित्यकार बनना चाहिए। और फिर ये जो पत्र लेखन वाली बात आई, तो इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ के देखा जाए तो कहानी लिखने की प्रेरणा मुझको मिली। मैंने शुरुआत की विद्यार्थी जीवन में। जी, जब आपकी पहली कहानी प्रकाशित हुई और उसका जो पारिश्रमिक था आया, फिर आप बैंक खुलवाने गए खाता? नहीं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिससे नई पीढ़ी के रचनाकारों जो शुरुआत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको शायद मदद मिलेगी। मैंने जब शैलेंद्र जी कहानियाँ लिखी तो लाइन से 4-5 कहानी 6 कहानियाँ रिजेक्ट हो गई, अस्वीकृत हो गई, वापस आ गई। बड़ी निराशा हुई। अच्छा, दोस्तों को भी जब कहानियाँ दिखाया तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि अरे बड़े लेखक हैं, वापस आ गई। तो 1-1.5 साल 2 साल हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा कुछ लिखने की। फिर किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा, जहाँ तक मुझको याद है शायद चार्ल्स डिकेंस साहब का नाम था। अच्छा। जो दुनिया के सबसे बड़े लेखकों में से एक हुए हैं। उनकी शुरुआत में लाइन से 39 कहानियां रिजेक्ट हुई थी। 40वीं कहानी जब उन्होंने लिखी, उन्होंने हार नहीं मानी। 40वीं कहानी जब स्वीकृत हुई तो पूरी रात सड़कों पे नाचे। तो इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो मुझको बहुत ऊर्जा मिली। मैंने कहा, जो दुनिया के सबसे बड़े लेखक की 39 कहानियां रिजेक्ट हो सकती हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी अगर 5-6 कहानियां रिजेक्ट हुई तो हार नहीं माननी चाहिए। अभी तो 5 ही 6 हुई हैं। तब मैंने दोबारा हौसला किया और
कहानी लिखी, सरिता में भेजी, आपके ही दिल्ली प्रेस में। हाँ। तो मेरी पहली कहानी सन 80 के आसपास सरिता में स्वीकृत हुई। उस जमाने में 100 रुपए का चेक आया। अब मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं, तो तब 5 रुपए में बैंक अकाउंट खुलता था। आज तो 5 रुपए की रकम बहुत छोटी, लेकिन तब बड़ी रकम होती थी। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक गया, तो मैनेजर ने पूछा कि ये चेक कहाँ से लाए। तो मैंने बताया कि भाई मेरी कहानी सरिता में छप रही है, और सरिता उस जमाने में बहुत पॉपुलर मैगजीन थी। वो चौंक गया, कहने तुम्हारी कहानी? हमने कहा हमारी कहानी। तो मैनेजर साहब मुझको अपने चैम्बर में ले गए, पूरे स्टाफ को बुला के परिचय कराया कि देखो इस बच्चे की कहानी सरिता में आ रही है, चाय पिलाई। तो उस चीज ने भी बड़ा ट्रिगर किया, ऊर्जा दी कि हाँ भाई साहित्यकार कोई एक कुछ होता है जिसकी समाज में इज्जत है, हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। फिर एक कहानी और लिखी थी, बच्चों की थी वो उस समय बड़ी बच्चों की पॉपुलर मैगजीन थी नंदन, जी। अब तो बंद हो गई, उसमें एक्सेप्ट हुई। तो पहली प्रौढ़ कहानी मार्च 1981 में सरिता में छपी, और पहली बाल कहानी अप्रैल में 1981 में नंदन में छपी। और तभी से सिलसिला चला आ रहा है, प्रौढ़ कहानी और बाल कहानी दुनिया दोनों एक साथ लिख रहे हैं। आपकी रचनाओं में मतलब बच्चे और प्रौढ़ यही हैं? मैं कहना चाहूँगा कि मैं हर आयु वर्ग के लिए लिखता हूँ। 3-4 साल के बच्चे से लेके शिशुओं, बालकों, किशोर, युवाओं, प्रौढ़ पाठकों, महिला पाठकों, हर आयु वर्ग के लिए लिखता हूँ। बस ईश्वर का आशीर्वाद है। बस कविताएं नहीं लिख पाता हूँ बिल्कुल। अच्छा। एक भी कविता कहीं प्रकाशित नहीं हुई। तो जो सब्जेक्ट मिलते हैं कहानी लेखन के, जहाँ से आपका थॉट आगे बढ़ता है और फिर वो कहानी के रूप में परिवर्तित होता है, ये कैसे ग्रहण करते हैं? देखिए, समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, एक आम व्यक्ति भी देखता है, एक साहित्यकार भी देखता है। तो एक आम व्यक्ति शायद देखने के बाद उसको भुला देता, बिसरा देता है, लेकिन साहित्यकार उस पर मंथन करता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये न हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो मंथन चलता रहता। तो जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो कहीं न कहीं मस्तिष्क में रहती हैं, स्टोर होती हैं, और थॉट्स चलते रहते हैं। कुछ उसमें कल्पना का तत्व जोड़ा जाता है, और फिर कहानी का जन्म होता है। कुछ कहानियां बिल्कुल काल्पनिक होती है, लेकिन बाकी कहीं न कहीं जुड़ी होती है। मैं समझता हूं कि हर कहानी में जो घटना है वो विश्व के किसी कोने में, किसी कालखंड में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में घटित अवश्य हो चुकी है। अच्छा। और एक तरीके से उनका पुनर्लेखन है। आप बच्चों की कहानियां लिखते रहे हैं। एक सवाल है कि आजकल जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि पेरेंटिंग उनकी कैसे की जाए। कहानियों की क्या भूमिका आप देखते हैं पेरेंटिंग में? कहानियों की इतनी बड़ी भूमिका है कि वो एक साधारण बालक को छत्रपति शिवाजी बना देती है। शिवाजी की जीवनी आप जहाँ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे शुरुआती पैराग्राफ यही होगा कि उनकी माताजी उनको बचपन में कहानियां सुनाती थी, उससे उनको प्रेरणा मिले। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको जहाँ कहानियां पढ़ के लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। तो किसी बच्चे के विकास में सबसे बड़ी भूमिका तो माता पिता की होती है, उसके बाद शिक्षक की होती है, तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि किसी बच्चे के चरित्र के निर्धारण में एक साहित्यकार का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो उसे अपनी प्राचीन संस्कृति से, विरासत से परिचित कराता है और समाज की गतिविधियों से परिचित कराता है और एक दिशा देता है। उसके चरित्र निर्माण में साहित्यकार की भूमिका अवश्य होती है। आप शायद सभी ने पढ़ी हैं पंचतंत्रिक कहानियां, जातक कहानियां। हर कहानी में कोई न कोई शिक्षा है, तो उनसे बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और अपनी मार्ग दिशा निर्धारित करते हैं वो लोग। आपके पिताजी किस्सा गोई करते थे और कहानियां सुनाते थे, आप एक जिम्मेदार परिवार से हैं, क्या उनका प्रभाव रहा कि जो आपका लेखन इतना परिपक्व होकर आगे बढ़ा? मेरी ज़्यादातर किताबें पिताजी को समर्पित हैं और उसमें मैं एक ही पंक्ति लिखता हूँ कि स्वर्गीय पिता श्री कृष्ण बिहारी लाल जी को समर्पित, जिनसे मैंने किस्सा गोई की कला सीखी। तो कहानियां नहीं सुनाते थे वो, लेकिन उनका अंदाज़े बयां इतना अच्छा था, कहानीनुमा था, कि किसी भी घटना को बताते थे तो घटना जीवंत हो जाती थी, बिल्कुल आंखों के सामने चित्र आ जाता था। तो कहानी क्या है? कहानी इज ओनली वे ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहानी सोच न लेता हो।
एक बच्चा भी मम्मी से कह के जाए कि मम्मी 1 घंटे में आ रहा हूँ और 3 घंटे में लौटता है, तो लौट के मम्मी कहाँ थे तो कहानी सुना देता है। होमवर्क नहीं कर पाता है तो टीचर कहानी सुना देता है, और ऐसी कहानी कि वो विश्वास कर लेते हैं। तो कहानी बना सब लेते हैं, लिख नहीं पाते। लिखना सिर्फ अंदाजे बयां है। हाँ। कि इस तरीके से आप घटना को लिखे कि वो दृश्य पढ़ने वाले के ज़हन में उभर जाए, वो फिल्म की तरह सामने दिखे। अगर आपने वो चित्र ज़हन में उभार दिया तो आपका लेखन सफल है, और नहीं उभार पाया तो असफल है। तो ये कला मैंने पिताजी से सीखी है। आप लोग एक आम कथाकार हैं जो आम लोगों के लिए लिखते हैं। साहित्य में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो अभिजात्य वर्ग के लिए लिखता था, और दोनों वर्गों के बीच एक बड़ा रस्साकसी भी होती थी और दौड़ चलता था। उनका प्रयास होता था कि जो सामाजिक कहानीकार है उसको कहीं ना कहीं ये किया जाए कि हाशिए पे रहे। ये जो खेमेबंदी साहित्य और आम लोगों के कथाकारों की थी, इसने कुछ आपको नुकसान पहुंचाया, आपको फ़ायदा पहुंचाया? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, खेमेबंदी चाहे साहित्य में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, कहीं भी हो, खेमेबंदी ने हमेशा नुकसान ही किया है। और इसी वजह से मैं किसी भी गुट और किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ कभी भी। अपना स्वतंत्र मार्ग चुना और आप लोगों का सहयोग मिला और रास्ता बनता चला गया। तो खेमेबाजी ने तो हमेशा नुकसान किया है। ऐसा नहीं था कि वो चाहते नहीं थे कि आप उभरें और लगे कि भाई इनकी तो इतनी रचनाएं छप चुकी हैं, तो वो अपने को कहीं पे ऐसा फील करें कि हमसे बड़े हो गए? नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं इतना बड़ा हुआ कि किसी को ईर्ष्या हो। लेकिन आज कई बार अनुभव होता है कि लोग, देखिए, जिंदगी एक कंप्लीट पैकेज है। आप सोचे कि हम सफल होते जाएं और हमारा विरोध न हो तो संभव नहीं। सफलता और विरोध दोनों इनबिल्ट फीचर है। आपको स्वीकारना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप सफल होते जाएंगे, आप किसी का नुकसान न करें, आपके विरोधी स्वाभाविक रूप से खड़े होते जाएंगे। जैसे मैं एक बार कुमार विश्वास को सुन रहा था, तो उनका कहना था कि जब उन्होंने अपनी गीतनुमा कविताएं लिखी और मंचों पे सुनानी शुरू की, तो तमाम जो उस ज़माने के जमे जमाए कवि थे और शायर थे, उन्होंने कहा कि ये कैसी कविताएं हैं, और उनको एक तरीके से नेगलेक्ट करने का प्रयास किया। देखिए, विश्वास आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मंच पे खेमेबाजी ज़्यादा है। वहाँ पे लोग अपना पूरा दंगल लेके चलते हैं और दूसरे घुसने नहीं देते हैं। उसका कारण है कि वहाँ पे स्थान कम है। मंच पे सीमित लोग ही सुना सकते हैं। अच्छा, मैं चूंकि मंच से हमारा कोई संबंध नहीं है, पत्रिकाओं में लिखता रहा हूँ, तो यहाँ तो खुला आसमान है। सैकड़ों में पत्रिकाएं अब तो कम हो गई, हमारे जब हमने शुरू किया था तो अनगिनत थी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपकी रचना छप जाएगी तो हमारी नहीं छपेगी, आपकी अपनी छप रही, हमारी अपनी छप रही है। तो मुझे उतना ज़्यादा विरोध नहीं रहा। और चूंकि किसी खेमे में शामिल नहीं हुआ तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। हालांकि कुछ घटनाएं हैं, लेकिन उनका उल्लेख करके कड़वाहट घोलने से कोई फायदा नहीं है। बीती ताय विसार के आगे की सुध लो। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य को बहुत से वरदान दिए हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान है जिसको कोई गिनता नहीं है। वो वरदान है भूलने की शक्ति। अगर आप पुरानी बातें भुलाएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। आपने जितनी कथाएं रचनाएं लिखी हैं, हर रचनाकार के लिए अपनी हर रचना अच्छी होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसे आप याद करना चाहते हो, जिन पे पुरस्कार मिले हों? देखिए, पुरस्कार तो बहुत सी कहानियों को मिली। आपके दिल्ली प्रेस की प्रतियोगिता, दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं ने कई बड़ी प्रतियोगिताएं कराई, तो उसमें लगातार मुझको प्रथम पुरस्कार मिला। शहीद कहानी थी, बलिदान कहानी थी, बहुत अच्छी कहानियां हैं। लेकिन एक दो कहानियां और हैं। जैसे एक कहानी मैंने कारगिल युद्ध के बाद लिखी थी। उसका नायक 5 साल का बच्चा, हालांकि कहानी प्रौढ़ कहानी है, लेकिन उसका नायक 5 साल का बच्चा है। आखिरी सलाम। उसके पिता का पार्थिव शरीर कारगिल से आ रहा है और शव यात्रा का पूरा दृश्य है। तो उसको एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। और वो कहानी ऐसी थी कि उसको लिखते लिखते मैं रोने लगता था, कलम हाथ से छूट जाती थी। अगले दिन फिर रोता था, फिर लिखता था। और शायद ही कोई ऐसा पाठक हो जो उस कहानी को पढ़ने के बाद न रोया हो। तो वो कहानी मेरे दिल के सबसे करीब है। और दूसरी जिसको मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मानता हूँ,
वो पिछले वर्ष प्रकाशित हुई थी। एक कहानी है अपराजिता। अच्छा। बहुत लंबी कहानी है, लघु उपन्यास भी कह सकते हैं, करीब 11,000 शब्दों की है। तो वो एक कथक की नृत्यांगना है, उसके ऊपर है। उसका मानना है कि शास्त्रीय संगीत जो है पुराने ज़माने में राजाओं की बैसाखियों के सहारे था, आज सरकार की बैसाखियों के सहारे है। अगर अनुदान न मिले तो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम नहीं हो सकते। तो वो चाहती है, उसको जुनून है कि शास्त्रीय संगीत को हम जन जन तक लोकप्रिय बनाएं। तो उसकी संघर्ष गाथा को लेके अच्छा कहानी मैंने लिखी है। और ये कहानी बचपन से मेरे दिमाग में थी, लेकिन चूंकि मुझे संगीत की जानकारी नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाता था। तो लॉकडाउन में जब घर से आना आना बिल्कुल बंद था, तो मैंने 45 दिन तक लगातार तबला वादन के और कथक नृत्य के सैकड़ों वीडियो देखे, कुछ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, सिनॉप्सिस बनाया, फिर इस कहानी को लिखा। अच्छा। तो ये कहानी काफ़ी चर्चित हुई है देश विदेश में, और इस कहानी पे कम से कम 30-40 समीक्षाएं भी लिखी जा चुकी हैं। अच्छा। और आगामी रविवार को पुस्तक मेले में इस पे एक परिचर्चा भी आयोजित है। वाह, बहुत तो अच्छा। आप भी आए, सादर आमंत्रित हैं। और दर्शकों में से भी अगर कोई आना चाहे तो रविंद्रालय में परिचर्चा है इस कहानी पे। रविंद्रालय जो चारबाग स्टेशन के सामने, वहाँ एक पुस्तक मेला लग रहा है और उसी में संजीव जी की कहानी की परिचर्चा है। लेकिन आपकी जो तमाम भाषाओं में रही, वो भाषाओं में भारत की भाषाओं में भी है और विदेशों में भी है, थोड़ा ये कैसे ट्रांसलेट हुई, कौन कौन सी थी कुछ? देखिए, एक तो मेरा उपन्यास है पर्यावरण पे, होगी जीत हमारी। अच्छा। इसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने 15 भाषाओं में प्रकाशित किया है। तो अनुवाद प्रकाशन स्वयं उन्होंने कराया। और सबसे खास बात यह है कि पूरा उपन्यास पर्यावरण संरक्षण पे है, लेकिन पूरे उपन्यास में मैंने पर्यावरण शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा कि पर्यावरण के नाम पे लोग शिक्षा देने लगते हैं, और जहां आपने शिक्षा शुरू की, पाठक भागने लगता है। तो उस उपन्यास का मैंने ताना बाना इस तरीके से बुना है कि पाठक स्वयं खड़ा हो जाए कि हाँ, ये जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हम इसके विरुद्ध आंदोलन में हम शामिल हैं। तो चूंकि कथानक अच्छा है, तो अनुवाद हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अनुवाद उन्हीं रचनाओं का होता है, सामान्यतः अपवाद हो सकता है, कि जो अच्छी होती है। तो मेरी जितने भी अनुवाद हुए हैं प्रकाशकों ने स्वयं करवाए हैं। मैंने इसमें कोई प्रयास नहीं किया है। उनमें बच्चों का साहित्य ज़्यादा है? हाँ, बच्चों के साहित्य का अनुवाद ज़्यादा हुआ है। अच्छा। और ये उपन्यास जो है ये किशोर वर्ग का है। तो बच्चों के साहित्य का जो अनुवाद हुआ, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग समाज है, तो इसका मतलब आपकी कहानी हर परिवेश में फिट रही है वो? जी, उन्हीं का अनुवाद हुआ है जो हर परिवेश में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसको इस देश का बच्चा समझता है, अफ्रीका का नहीं समझता, या अफ्रीका का समझता, यूरोप का नहीं समझता, लेकिन वो रचनाएं ऐसी हैं कि हर परिवेश में। तो आज जब इतना लंबा समय हो गया, आप अपने जीवन को, लेखन जीवन को कैसे देखते हैं? कितना संतुष्ट भाव में हैं? संतोषम परम सुखम, ये कहावत तो होती है, लेकिन एक तरफ ये सत्य है तो दूसरी तरफ ये सत्य है कि अगर आप संतुष्ट हो गए तो आगे नहीं, तो प्रगति रुक जाएगी। तो संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन असंतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। मतलब लालसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभिलाषा होनी चाहिए। आज नए साहित्यकार बहुत सारे बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो जर्नलिज्म के हैं, वहाँ भी स्टोरी राइटिंग का एक विषय होता है। कैसे लिखें ये बच्चे? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं बड़े लेखकों से कि हम कैसे रचनाकार बने। हाँ, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और इसका एक ही जवाब है कि हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल होता है। बगैर रॉ मटेरियल के दुनिया में कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो कहानी का भी रॉ मटेरियल है, वो है कि दूसरे का लिखा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितनी भाषाओं के लेखक को, जितने तरह के लेखक को आप पढ़ेंगे, उतना ही आपका विजन खुलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपकी अपनी शैली विकसित होती जाएगी। तो मैं नए रचनाकारों को यही सलाह दूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और ख़ास करके दूसरे देश की, दूसरी भाषा की अनुदित रचनाओं को पढ़ें।
क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि अनुवाद सामान्यतः अच्छी रचनाओं का होता है। हाँ। तो एक तो आपको श्रेष्ठ रचना मिलेगी। दूसरा, आप अपने जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, उससे अलग दूसरी की देश की दूसरी भाषा की संस्कृत को, वहाँ की विरासत को, वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की भाषा को समझने का अवसर मिलेगा। तो उससे आपके लेखन में सुधार आएगा। आपकी इस यात्रा में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा है, जिसको मानते हैं आपकी हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी वो यही थी? निसंदेह माता पिता का आशीर्वाद। उसके अलावा मेरी पत्नी सुलता जायसवाल जी का जी बहुत बड़ा सहयोग है, और वो बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ मेरे पीछे खड़ी आपकी पाठक रहे? पाठक मतलब पाठक तो प्रथम पाठिका तो वही हैं ही हैं। हाँ। वो स्वयं केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी। हाँ। तो उन्होंने हमें पूरा अवसर दिया। मेरे पास दो ही काम थे, अपनी नौकरी करना और लेखन। घर में उन्होंने अपने कैरियर के साथ बच्चों की एजुकेशन, घर का सामान आना क्या है, हमसे मतलब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सारा दायित्व उन्होंने अपने कंधों पे ले रखा। तो हमें पूरा अवसर लेखन कर दिया। अगर उनका सहयोग न होता तो शायद मैं इतना आगे न बढ़ पाता। और वो कहावत तो पुरानी है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। तो मैं सफल हूँ या नहीं तो आप लोग मूल्यांकन करेंगे, लेकिन जहाँ पे हूँ उनका सहयोग है। आपने लंबे समय तक नौकरी की, एक जिम्मेदार पद पे रहे। लेखन और वहाँ का क्या अनुभव रहा? वहाँ भी आपने ऐसे प्रयास किए होंगे कि साहित्य आगे बढ़े? मुझे दोनों जगह एक दूसरे से फायदा हुआ। देखिए, लेखन कौशल फाइलों पे दिखता था। हाँ। बहुत से लोग होते हैं फाइल पे 4-4 पन्ने रंग डालेंगे, लेकिन समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो लिखने की कला ने वहाँ आदेश पारित करने में, कम शब्दों में आदेश पारित कर देता था, बिल्कुल पूर्णतः समझ में आ जाता था। दूसरा, प्रशासन में रहने से एक डिसिप्लिन आ जाता है। वो डिसिप्लिन लेखन में रहा है कि अननेसेसरी फालतू की चीज़ें न करें, कंट्रोवर्शियल चीज़ें कंट्रोवर्शियल न करें। और बहुत सी चीज़ें आप देखें, कई लोग घटना शुरू होने से पहले 2 पेज तक वर्णन करते रहते हैं, भूमिका बांधते रहते हैं। पढ़ने वाला ऊब जाता कि अरे भाई घटना कब शुरू होगी। तो वो प्रशासनिक अनुशासन नहीं। लेकिन आपके लेखन में एक और खूबी ये रही कि आमतौर पे हम लेखकों को या पत्रकारों को लगता है कि अगर हम कोई कंट्रोवर्शियल इशू उठाएंगे तो जल्दी सक्सेस होगा, लेकिन आपके साहित्य में कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं थी और वो अपने उरोज पे था, सब ने पढ़ा। देखिए, जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी गायब होंगे। तो अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी के नाम पे सिर्फ एक कहानी है, मैं चुप नहीं रहूंगी, उसको किसी पत्रिका ने नहीं छापा। अच्छा। इवन जिन पत्रिकाओं में मैं रेगुलर छप रहा हूँ 25-40 साल से, उन्होंने भी नहीं प्रकाशित किया। सबका कहना था इसका अंत परिवर्तित कर दीजिए। अच्छा। और उसमें क्या था कि एक, जैसे सामान्यतः समाज में होता है, एक प्रभावशाली मंत्री है, उसका बेटा वो रेप करता है और वीडियो बना लेता है उसका। वो लोकतंत्र के जितने भी पहरुए हैं, हर जगह दरवाजा खटखटाती है, कहीं नया नहीं मिलता है। और चारों तरफ से दबाव, आत्महत्या के लिए उसको बाध्य किया जाता है। शुरुआत में घर वाले भी कहते हैं कि मतलब चुप रहो, तो कहती है कि भाई अगर दुर्घटना में मेरा हाथ पैर टूट जाता तो आप हमारा इलाज कराते कि नहीं कराते, साथ देते कि नहीं। तो अगर मेरा शील भंग हुआ है, अंग भंग में आप साथ देते, शील भंग में साथ क्यों नहीं देंगे। फिर जब कहीं से नहीं मिलता है साथ उसको, तो वो आत्महत्या करने के बजाय वो निर्णय लेती है अपना ही बलात्कार का वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देती है और कहती है कि अपने इसके वीडियो से ब्लैकमेल होके अपने बलात्कारियों के सामने नित्य प्रति निर्वस्त्र होने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं करूं। तो सोशल मीडिया पे वो जो अपना वीडियो अपलोड करती थी, तहलका मच जाता है और सारे सामाजिक संगठन जुट जाते हैं और फिर न्याय मिल जाता है। तो सारे संपादकों का ये कहना था कि ये कैसे हो सकता था कि अपने रेप का वीडियो को कैसे अपलोड कर देगा।
हमने कहा ठीक है, नहीं कर रहे आप छापेंगे तो हम इस कहानी को सोशल मीडिया पे डालते हैं। और सोशल मीडिया पे इसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। अच्छा। एक पहले ही दिन 16,000 से ऊपर लोगों ने इसको पढ़ा। हाँ। तो बस उसको कंट्रोवर्सी एक कह सकते हैं। बाकी मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहा। नहीं, वो भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो एक तरीके का जो लड़ाई है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने का एक तरीका था उस महिला का। कुछ और आप चलते चलते अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं? अब दर्शकों का तो मैं आभार प्रकट करता हूँ हाथ जोड़ के कि उन्होंने इतना प्यार दिया कि मेरी निरंतर रचनाएं छप रही हैं और किताबें प्रकाशित हो रही हैं। और लेखकों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई, जैसे भी कुछ देर पहले कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका भला होगा, चतुर्दिश विकास होगा। मतलब कुछ भी, किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। हाँ। कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। वो सिर्फ देना जानते, लेना नहीं जानते। तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए, जीवन में बहुत फायदे होंगे। और आमतौर पर माना जा रहा है कि अब लोग पढ़ना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। मीडियम बदल गया है। किताबें प्रिंट की, उनकी हो सकता है कि प्रसार संख्या थोड़ी घटी हो, लेकिन सोशल मीडिया और तमाम ऐसे माध्यम आ रहे हैं जिन पे कहानियों का एक बड़ा भरा पूरा संसार है और जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। जी, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका बदल गया है। क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई पेपरलेस हो रही है, कार्यालयों में कार्य पेपरलेस हो रहा है। हाँ। तो हम उम्मीद करें कि पाठक अब जो किताबें पढ़े वो मुश्किल है। आप देखें सोशल मीडिया पे जो नए नए मोबाइल ऐप आए हैं, वहाँ पे एक एक कहानी को कई लाख पाठक पढ़ रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं, बस पढ़ने का तरीका बदला है। तो आप लिखते रहिए, अच्छा लिखेंगे तो लोग जरूर पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।